राधे राधे आप सभी को। स्वागत है आप सभी का कान्हा क्लासेज में। हम लोग इससे पहले देखे थे कि अव्यय हम लोग का हो गया था पूरा। अब हम लोग को देखना है शब्द रचना, और 9वां अध्याय है ये, आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना का। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। व्याकरण पूरा अब हम लोग का लगभग समाप्त हो गया है। अब हम लोग को तत्सम तद्भव देशज विशेषण ये सब पढ़ना है, उपसर्ग प्रत्यय। तो व्याकरण पूरा हम लोग का समाप्त हो गया 8 अध्याय में। उसको आप लोग प्ले लिस्ट में देख सकते हैं जाके। अब देखिए इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तो इसमें शब्द भेद पढ़ना है, जिसमें तत्सम पढ़ना है, तद्भव पढ़ना है, देशज विदेशज, और रूढ़ कौन कौन शब्द होते हैं, यौगिक और योग रूढ़, ये हम लोगों को पढ़ना है। अब देखिए शब्द रचना में मूल शब्द पढ़ना है, उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ना है, और विशेष्य और विशेषण की रचना पढ़ना है। संधि इसी में हम लोग पढ़ेंगे, और द्विरुक्ति और समास पढ़ा जाएगा, और प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद और समासिक पदों की सूची। तो संधि हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए थे, इसमें थोड़ा सा दिया होगा। तो देखिए यहाँ पे शब्द भेद दिया है, यहाँ से एकदम शुरू होगा हम लोगों का। और यहाँ से प्रश्न बहुत आता है, तत्सम तद्भव से, देशज विशेषज से सब प्रश्न आता है। तो देखा जाए, यहाँ से स्टार्ट किया जाए। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। तो जब भी शब्द की परिभाषा आएगी तो उसमें सार्थक ध्यान देना है, हमेशा सार्थक जरूर आता है। शब्द अकेले और कभी दूसरे शब्दों के साथ मिलकर अपना अर्थ प्रकट करते हैं। इन्हें हम दो रूपों में पाते हैं। एक तो इनका अपना बिना मिलावट का रूप है, जिसे संस्कृत में प्रकृति या प्रतिपदिक कहते हैं, और दूसरा वह जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल बताने वाले अंश को आगे पीछे लगाकर बनाया जाता है, जिसे पद कहते हैं। तो शब्द ऐसे कहीं भी लिखा रहेगा कुछ भी, तो उसको शब्द कहा जाएगा। जैसे कमल कहीं लिखा है तो उसको शब्द कहा जाएगा, लेकिन उसका वाक्य में प्रयोग हो जा रहा है तो उसको पद कह दिया जाएगा। यह वाक्य में दूसरे शब्दों से मिलकर अपना रूप झट संवार लेता है। शब्दों की रचना ध्वनि और अर्थ के मेल से होती है। एक या अधिक वर्णों से बनी स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। तो देखिए इसमें भी सार्थक आ रहा है, तो सार्थक हमेशा शब्द की परिभाषा में आता है, ये ध्यान देना है, क्योंकि परीक्षा में परिभाषा भी पूछ लेता है, तो उसमें सार्थक को ध्यान देना है। जैसे लड़की है, ये भी शब्द है, आ, मैं, धीरे, परंतु इत्यादि ये सब शब्द हैं। और शब्द हमेशा क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो उन्हीं पे हम लोग पढ़ेंगे, सार्थक जो है उन्हीं पे अध्ययन किया जाएगा, निरर्थक पे नहीं अध्ययन किया जाएगा। अतः शब्द मूलतः ध्वन्यात्मक होंगे या वर्णात्मक, किंतु व्याकरण में ध्वन्यात्मक शब्दों की अपेक्षा वर्णात्मक शब्दों का अधिक महत्व है। वर्णात्मक शब्दों में भी उन्हीं शब्दों का महत्व है जो सार्थक हैं, जिनका अर्थ स्पष्ट और सुनिश्चित है। व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार नहीं होता। तो व्याकरण में निरर्थक शब्दों पर विचार ही नहीं होता है, सार्थक शब्दों पर बस विचार होता है। सामान्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं। तो शब्द कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्दों के अर्थ होते हैं और निरर्थक शब्दों के अर्थ नहीं होते। जैसे पानी सार्थक शब्द है और नीपा निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं। जैसे मुझे पानी पीना है, तो यहाँ पे पानी का अर्थ निकल रहा है कि पानी पीना है, और मुझे नीपा ये है, नीपा पीना है, तो नीपा कोई शब्द ही नहीं है, ये निरर्थक हो जाएगा। तो वही चीज़ है। अब देखिए आगे, भाषा की परिवर्तनशीलता उसकी स्वाभाविक स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ संसार के सभी भाषाओं के रूप बदलते हैं। हिंदी इस नियम का अपवाद नहीं है। संस्कृत के अनेक शब्द पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो हम लोग देखे ही हैं कि भाषा कैसे विकसित होती है, क्लिष्टता से सरलता की ओर। तो सबसे पहले संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर उसके बाद हिंदी आई। इनमें कुछ शब्द तो ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में हैं, और कुछ देश काल के प्रभाव के कारण विकृत हो गए हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का वर्गीकरण, यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रश्न कैसे बनता है, अब पेपर में पूछ देगा कि व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, ये ध्यान देना है। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के 4 भेद हैं। तो कैसे इसको याद किया जाएगा, इसको देखा जाएगा ऐसे, जैसे व्युत्पत्ति आ रहा है ना, तो व्युत्पत्ति में तो आ रहा है तत्सम, ऐसे पकड़ लिया जाएगा, नहीं तो भूल जाता है। व्युत्पत्ति के हिसाब से कितने होते हैं, रचना के आधार पर कितने होते हैं, इसमें भूल जाता है। तो व्युत्पत्ति को ध्यान देना है कि इसमें भी तो आ रहा है तत्सम, तद्भव, इसमें भी तो आ रहा है। अब देखिए तत्सम देखा जाए, तत्सम शब्द कौन होते हैं। तत्सम तद्भव से प्रश्न पूछता जरूर है। किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ ही है उसके समान या ज्यों का त्यों। तत् या तस्य उसके, संस्कृत के सम यानी कि समान।
यहाँ संस्कृत के उन तत्समों की सूची है जो संस्कृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। अब यहाँ पे सूची दिया है, इसी में से प्रश्न मिल जाएगा हम लोगों को, जितना इसमें दिया है वही बहुत है। तो देखा जाए, आम जो है ये हिंदी में आम है, इसका तत्सम संस्कृत में आम्र है, आम्र। और ऊँट है, इसका तत्सम क्या है, उष्ट्र है, उष्ट्र। चूल्हा है, इसका तत्सम क्या होता है, चुल्ली होता है, चुल्ली। देखिए इसको ध्यान देना है, चुल्ली। चौकी है, हम लोग चौकी कहते हैं, इसको तत्सम में क्या कहा जाता है संस्कृत में, चतुष्पादिका, यानी कि 4 पैरों वाली। और ये सलाई है, हम लोग सलाई कहते हैं, ये तद्भव है। और ये सलाका जो है ये तत्सम है, सलाका। चोंच है, ये तद्भव है। और चंचू क्या है, ये तत्सम है। अब देखिए, तुरंत या तुरंत ये दोनों होता है, तुरंत या तुरंत दोनों सही है, ये तद्भव है। और ये त्वरित जो है ये तत्सम है। अब देखिए आगे, उबटन है, इसका बहुत पूछता है। ये उबटन है, इसको कहा जाता है उद्वर्तन। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्वर्तन पूछ लेता है पेपर में कि इसका उबटन का तत्सम क्या होगा, तो उद्वर्तन होगा। अब देखिए, खपरा या खप्पर, इसका तत्सम होता है खरपर। और तीता होता है, इसका तत्सम क्या होता है, तिक्त होता है। अब देखिए आगे, ये हमेशा पूछता है। गोबर है, इसका तत्सम क्या होगा, इसका गोमय और गोमल दोनों होता है। गोबर का तत्सम क्या होगा, गोमय भी होगा और गोमल भी होगा। घोड़ा है, इसका तत्सम होता है घोटक। सौ है, तो इसका होता है तत्सम सत। सौत है, इसका अर्थ होता है, इसका तत्सम होता है सौपत्नी। और हल्दी या हरदी, ये दोनों है, ये दोनों तद्भव है। और इसका तत्सम होता है हरिद्रा, हरिद्रा ध्यान देना है। अब देखिए, पलंग है, ये इसका होता है पर्यक। पलंग का क्या होता है, पर्यक होता है। अब देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। भात है, तो भक्त है तत्सम, लेकिन भात उसका तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूछ लेगा ऐसे कि भात जो है किसका तद्भव होता है, तो भक्त का होता है। तो इसको ध्यान देना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। दिमाग इस पे नहीं जाएगा कि भक्त होगा भात का तत्सम। अब देखिए, ये सुई है, तो ये तद्भव है। और सूची क्या है, तत्सम है। और सत्तू है, ये तद्भव है। और शक्तु तत्सम है। और खीर, इसका तत्सम क्या होता है, क्षीर होता है। तो जो यहाँ पे तत्सम तद्भव दिया है, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, उपटन हो गया, जैसे पर्यंक हो गया, हरिद्रा हो गया, ये गोबर हो गया, ये सब पूछ लेता है। और इसी में से एक आध तो फंस जाता है प्रश्न। अब देखिए, तद्भव, तद्भव क्या होते हैं। तत्सम तो हम लोग देख लिए कि जो संस्कृत से जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हैं, तो तत्सम हो जाएंगे। तद्भव क्या है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं, तद्भव कहलाते हैं। तत् प्लस भव का अर्थ है उससे, यानी संस्कृत से उत्पन्न। ये शब्द संस्कृत से सीधे न आकर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश से होते हुए हिंदी में आए हैं। तो हम लोग देखें विकास की कैसे होता है, विकास, भाषा का विकास कैसे हुआ, तो संस्कृत रही, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश। तो वो शब्द जो थे उस पहले संस्कृत के थे, फिर पाली में कुछ दूसरा रूप हो गया, फिर प्राकृत में कुछ दूसरा रूप हो गया, फिर अपभ्रंश में उनका कुछ दूसरा रूप हो गया, फिर उसके बाद हिंदी में आए हैं। तो ये जो शब्द हैं वो बहुत बिगड़ के सही होके ऐसे, मतलब संस्कृत में बहुत सही थे, उसके बाद बिगड़ते बिगड़ते उसका दूसरा कुछ रूप हो गया है, लेकिन अब वही मान्य है, तो उसको तद्भव कह दिया गया है। अब देखिए, इसके लिए इन्हें एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ी है। सभी तद्भव शब्द संस्कृत से आए हैं, परंतु कुछ शब्द देश काल के प्रभाव से ऐसे विकृत हो गए हैं कि उनके मूल रूप का पता नहीं चलता। फलतः तद्भव शब्द दो प्रकार के हैं, संस्कृत से आने वाले और सीधे प्राकृत से आने वाले। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुसंख्य शब्द ऐसे तद्भव हैं जो संस्कृत प्राकृत से होते हुए हिंदी में आए हैं। हिंदी में शब्दों की सरलतम रूप बनाए रखने का पुराना अभ्यास है, मतलब कि सरल, जितने से सरल रूप रहेगा उतना सही रहेगा। अब देखिए आगे, निम्नलिखित उदाहरणों से तद्भव शब्दों के रूप स्पष्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे दिया है शब्द संस्कृत, प्राकृत और तद्भव हिंदी, यानी कि संस्कृत में क्या था शब्द, फिर प्राकृत में क्या हो गया, फिर तद्भव हिंदी में आके क्या हो गया। तो देखिए, सबसे पहले संस्कृत में अग्नि था, तो उसको प्राकृत में अग्नि कह दिया गया, और वो फिर उसके बाद हिंदी में आग हुआ है। तो ये नहीं है कि संस्कृत से डायरेक्ट तुरंत ये तद्भव हिंदी में हो गया है, उसके बाद प्राकृत में हुआ है, फिर हिंदी में आया है, तद्भव हुआ है, ये ध्यान देना है। जैसे मया है, तो प्राकृत में मई हो गया है, और फिर उसके बाद हिंदी में मैं हो गया है, तद्भव। और वत्स है, हम लोग गीता का उपदेश सुनते हैं तो उसमें श्री कृष्ण कहते हैं वत्स, तो वत्स है, ये संस्कृत में है, और प्राकृत में उसको बच्च कहा जाता है, बच्च। और देखिए, तद्भव जो हिंदी में है, इसे बच्चा या बाछा कहा जाता है,
ये इससे समझ में आ रहा होगा कि प्राकृत से रिलेट हो जा रहा होगा, लेकिन संस्कृत से डायरेक्ट नहीं हो पाएगा। अब देखिए चतुर्दश है, इसको प्राकृत में देखिए 14 या 14 कहते हैं और हिंदी में इसको 14 कहा जाता है। तो प्राकृत से इस पर प्रभाव समझ में आ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट संस्कृत से नहीं हुआ है ना, संस्कृत से प्राकृत हुआ है, फिर उसके बाद हिंदी में आया है। अब देखिए संस्कृत में पुष्प था, तो पुष्प से हुआ प्राकृत में पुष्प, उसके बाद हिंदी में हो गया फूल, ये तो तद्भव हो गया। चतुर्थ है तो ये चौटठ हो गया, फिर चरथ हो गया, ये चौथा हो गया हिंदी में आके, तो तद्भव हो गया। अब देखिए संस्कृत में प्रिय था और प्राकृत में भी प्रिय रहा, लेकिन हिंदी में क्या हो गया कि तद्भव पिय हो गया या पिया हो गया, ये तद्भव है। देखिए कृता है तो ये कौ हो गया प्राकृत में, और ये हिंदी में आके क्या होगा, किया हो गया। मध्य है तो मध्य हो गया और में हो गया हिंदी में। मयूर है, देखिए मयूर, तो ये प्राकृत में मयूर हो गया और मोर हो गया। देखिए मोर कैसे बना है, संस्कृत से प्राकृत में आया, फिर उसके बाद हिंदी में तद्भव हो गया मोर। वचन है तो ये प्राकृत में वड़ हो गया, वड़, और उसके बाद तद्भव में हिंदी में बैन हो गया, बैन। नव है तो ये न हो गया, फिर नौ हो गया। देखिए चतवारी है तो ये भी चत्तारी हो गया प्राकृत में, और उसके बाद चार हो गया हिंदी में। कैसे विकास हुआ है इसका अब देखा जाए। अर्ध तृतीय है तो अर्ध तृतीय अर्धत, देखिए इसमें क्या है, अभ्रंश में क्या है, सॉरी अभ्रंश में नहीं, प्राकृत में है ये। तो प्रभंश प्राकृत में क्या है, अढ़तईय, अढ़तईय है, और उसके बाद हिंदी में क्या है, अढ़ाई या ढाई। तो ऐसे विकास हुआ है। अब देखिए देशज है, तो हम लोग तत्सम देख लिए, तद्भव देख लिए। अब देशज देखा जाए, देशज वे शब्द हैं जिनके विकास का पता ही नहीं चलता है कि वो आए कहाँ से हैं। अब देखिए देशज वे शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चलता, या अपने ही देश में बोलचाल से बने हैं, इसलिए इन्हें देशज कहते हैं। हेमचंद ने, हेमचंद जो है ये अपभ्रंश के व्याकरण हैं, इनकी रचना है सिद्ध शब्दानुशासन हेमचंद, तो शब्दानुशासन इनकी रचना है। ने उन शब्दों को देशी कहा है जिनकी व्युत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। तो देखिए यहाँ से देशज शब्दों से पूछता है, तो इसमें जो दिया है उसको तो एकदम याद ही कर लेना है। देखिए तेंदुआ है, ये देशज शब्द है, इसके विकास का पता नहीं चलता कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आया, तो इसलिए इसको देशज कह दिया गया है। चिड़िया है, ये भी देशज है, चिड़िया। कटरा है, ये भी देशज है। अंटा है, ये भी देशज है। ठेठ, कटोरा, खिड़की, ये सब ज़्यादातर लग रहा है कि ग्रामीण परिवेश में सब प्रयोग होते होंगे, वैसे लग रहा है ना। तो ये देशज शब्द हैं जिनके व्युत्पत्ति का पता ही नहीं चला कि कहाँ से हैं, किस भाषा से इनका विकास हुआ है। तो खिड़की हो गया, ठुमरी है, खखरा है, चषक है, और ये जूता भी ध्यान देना है। कलाई है, फुनगी है, खिचड़ी है, पगड़ी है, बियाना है, लोटा है, डिबिया है, डोंगा है, डाब है इत्यादि। तो इसमें समझ में आ जा रहा होगा लोटा कहने से, देखिए ये सब ग्रामीण परिवेश में ज़्यादा प्रयोग होता है इस सब का, डोंगा, डाब इत्यादि, तो ये सब देशज शब्द हैं। इनको एकदम याद कर लेना है, ज़्यादा इसमें दिया नहीं है। अब देखिए विदेशी विद्वान जॉन बीम्स ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। तो इनका मानना है कि ये आर्य जो अनार्य थे उनसे संबद्ध हैं सब देशज शब्द। अब विदेशी शब्द कौन कौन है, विदेशी शब्द में हम लोग को ज़्यादा पढ़ना रहता है। तो विदेशी शब्दों में ही हम लोग को अरबी, फारसी, पुर्तगाली और फ्रेंच, सब जितनी विदेशी भाषाएं हैं उनके जो शब्द हिंदी में आए हैं उनको हम लोगों को पढ़ना रहता है। तो देखिए इसमें क्या है, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इनमें फारसी हो गई, और अरबी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भाषाएं मुख्य हैं। तो इनमें क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें फारसी का कोई शब्द रख देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन फारसी का शब्द है। तो ये फारसी का और अरबी का ये ज़्यादा पूछता है, और तुर्की भी। अंग्रेजी तो समझ में आ ही जाता है, पुर्तगाली भी ज़्यादा नहीं है। देखिए आगे, अरबी, फारसी और तुर्की के शब्दों को हिंदी ने अपने उच्चारण के अनुरूप या अपभ्रंश रूप में ढाल लिया है। हिंदी में उनके कुछ हेर फेर इस प्रकार हुए हैं। तो देखिए इसमें कौन कौन है, इसका उदाहरण यहाँ पे दिया है। पहला उदाहरण नियम क्या है कि क, ख, ग, देखिए यहाँ पे नीचे नुक्ता लगा हुआ है, क के नीचे, ख के नीचे भी नुक्ता है, ग के नीचे भी नुक्ता है, फ के नीचे भी है। जैसे नुक्तेदार उच्चारण और लिखावट को हिंदी में साधारणतया बेनुक्तेदार उच्चारित किया और लिखा जाता है। जैसे ये कीमत है तो अरबी का शब्द है ये,
अरबी भाषा का शब्द है कीमत। लेकिन इसको हिंदी में जब लिखा गया तो क पे से जो क पर नुक्ता लगा हुआ है यहाँ पे उसको हटा दिया गया, तो ऐसे लिखा गया कीमत। तो कीमत ये हिंदी है, पूछेगा कीमत किस भाषा का शब्द है, तो अरबी बताया जाएगा। खूब है तो ये फारसी भाषा का शब्द है, तो खूब ऐसे लिख दिया गया हिंदी में नुक्ता हटा के। तो खूब पूछेगा किस भाषा का शब्द है, तो ये फारसी का है, ये ध्यान देना है। अब देखिए आगा किस भाषा का शब्द है, तुर्की है। फैसला है, फैसला अरबी भाषा का शब्द है, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि शब्दों के अंतिम विसर्ग की जगह हिंदी में आकार की मात्रा लगाकर लिखा या बोला जाता है। जैसे ये आइन है, आईना और कमीना, ये फारसी के दोनों शब्द हैं। तो असली तो हम लोग कमीना और आईना जानते हैं, लेकिन ये और फारसी में कैसे लिखा जाता है, आईना लिखा जाता है और कमीना लिखा जाता है। तो नियम क्या है कि की जो मात्रा है विसर्ग, उसको हटा के आ की मात्रा लगा दी जा रही है। तो आईना हो जा रहा है यहाँ पे और कमीना। तो पूछेगा कि आईना और कमीना किस भाषा के शब्द हैं, तो फारसी भाषा के शब्द हैं। देखिए हैजा है, तो ये हैजा है, ये अरबी भाषा का शब्द है हैजा। चमचा है, तो ये चमचा हो गया हिंदी में, तो ये तुर्की भाषा का शब्द है। तो ऐसे ही प्रश्न बनता है। अब देखिए तीसरा नियम क्या है कि शब्दों की अंतिम हकार की जगह हिंदी में आकार की मात्रा कर दी जाती है। जैसे अल्लाह है, तो अरबी में ये अल्लाह है, ह उसमें लगा रह रहा है, लेकिन हिंदी में उसको बस अल्लाह कहा जाता है, अल्लाह। अब पूछेगा कि अल्लाह किस भाषा का शब्द है, या अल्लाह पूछे या अल्लाह पूछे, हम लोगों को अरबी बताना है। शब्दों के अंतिम आकार की मात्रा को हिंदी में हकार कर दिया जाता है। जैसे परवा है, तो ये परवा फारसी भाषा का शब्द है, तो ये हिंदी में परवाह हो गया। तो पूछेगा परवाह किस भाषा का शब्द है, तब भी फारसी बताया जाएगा। अब देखिए पांचवा क्या है कि शब्दों के अंतिम अनुनासिक आकार को आन कर दिया जाता है। जैसे दुकान है, तो दुकान फारसी का फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको दुकान कर दिया गया है हिंदी में। तो अब ये भी पूछेगा दुकान किस भाषा का शब्द है, तो फारसी बताया जाएगा, हिंदी नहीं। उसमें हिंदी ऑप्शन में रहेगा भी नहीं, क्योंकि फारसी अरबी ऐसे करके रहता है। तो दुकान को बताया जाएगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है। ईमा है, तो ईमा अरबी में ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको ईमान लिख दिया गया है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है ईमान। अब देखिए आगे छठवां नंबर नियम क्या कह रहा है कि बीच के ई यानी मूल स्वर ई को य कर दिया जाता है। जैसे कायदा है, ये अरबी भाषा का शब्द है, तो ये कायदा हो गया हिंदी में आके कायदा। तो कायदा अरबी भाषा का शब्द है। बीच के आधे अक्षर को लुप्त कर दिया जाता है। जैसे नशा है, तो नशा है जो है ये अरबी भाषा का शब्द है, ये हिंदी में आके नशा हो गया है। ठीक है। अब देखिए आठवां नंबर नियम क्या कर रहा है, ये सब नियम है कि कैसे विदेशी भाषाओं को अब हिंदी में जोड़ लिया गया है। बीच के आधे अक्षर को पूरा कर दिया जाता है। जैसे अफसोस है, गर्म जहन, किशमिश, देखिए बेहरम लिखा है यहाँ पे, बेरहम नहीं है, तो ये सब फारसी भाषा के शब्द हैं। तो इसको अब देखिए यहाँ पे अफसोस है, इसको ये ऐसे अफसोस है। गर्म है ये, तो इसको गर्म ऐसे कर दिया गया है हिंदी में। जहर है, किशमिश है, पूरा कर दिया गया है। बेरहम है, तो हिंदी में हो गया है। तो ये भी पूछेगा किस भाषा के शब्द हैं, तो इनको फारसी ही बताया जाएगा। ये नहीं कि अब ऐसे कर दिया तो इसको कहा जाएगा कि नहीं हिंदी में, हिंदी के शब्द हैं। तर्फ और नहर देखिए यहाँ पे है, और कसरत है, तो ये अरबी भाषा के शब्द हैं। इनको हिंदी में कैसे किया गया, तरफ हो गया है, नहर हो गया है और कसरत हो गया है। चमचा है तो और तग्गा है, तुर्की ये शब्द हैं, तो इनको चमचा और तमगा कर दिया गया है हिंदी में। तो ये पूछता है कि किस भाषा के शब्द हैं। अब 9 नंबर नियम क्या है, इसको देखा जाए। बीच की मात्रा लुप्त कर दी जाती है। जैसे आबोदाना है, फारसी भाषा का शब्द है, इसको आबादाना कर दिया गया हिंदी में। जवाहिर है, मौसिम है, वापिस है, तो इसको अरबी के शब्द हैं, ये अरबी भाषा के, तो इसको जवाहर कर दिया गया हिंदी में। मौसम कर दिया गया, वापस कर दिया गया। ठीक। अब देखिए चुगुल है, ये तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसको चुगल कर दिया गया हिंदी में। तो हिंदी कैसे विदेशी भाषाओं के शब्द को अपना रही है, ये यहाँ पे नियम है कि कैसे अपनाया गया। बीच में कोई ह्रस्व मात्रा, खासकर मूल स्वर ई की मात्रा दे दी जाती है। जैसे यहाँ पे आतिशबाजी लिखा है, तो ये फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको हिंदी में आतिशबाजी कर दिया गया है। दुनिया, तकिया, ये अरबी भाषा के शब्द है, इनको दुनिया कर दिया गया है और तकिया कर दिया गया है। अब देखिए 11 नंबर नियम क्या कह रहा है कि बीच के ह्रस्व मात्रा को दीर्घ में, दीर्घ मात्रा को ह्रस्व में या गुण में, गुण मात्रा को ह्रस्व में और ह्रस्व मात्रा को गुण में बदल देने की परंपरा है। जैसे खुराक है, ये फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको खुराक कर दिया गया है। देखिए इसमें बड़ा ऊ हो गया है, दीर्घ स्वरूप हिंदी में,
ह्रस्व के स्थान में दीर्घ हो गया है। ये आईना है, फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको आईना कर दिया गया है। यहाँ पे बड़ी ई है, देखिए दीर्घ स्वरी है, इसको मूल स्वरी कर दिया गया है, तो हिंदी का हो गया है। दीर्घ के स्थान में ह्रस्व। ये उम्मीद है, फारसी भाषा का शब्द है, तो उम्मीद कर दिया गया है हिंदी में। दीर्घ ई के स्थान में गुड़, ए। देहात जो है फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको देहात कर दिया गया है। गुड़ ए के स्थान में ई कर दिया गया है। मुगल जो है तुर्की भाषा का शब्द है। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अरबी के कौन शब्द हैं, फारसी के कौन है। यहाँ पे नियम है दिया है। तो मुगल तुर्की भाषा का शब्द है, तो इसको हिंदी में मोगल लिखा जाता है। शुक्ल जी की बुक पढ़ेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, तो उसमें मोगल लिखे हैं, तो हिंदी में मोगल ही लिखा जाता है। ऊ के स्थान में गुड़ ओ। अब देखिए 12 नंबर नियम क्या कर रहा है, ये अंतिम नियम है। इसके बाद शब्द हैं, शब्दों को याद करना है। तो अक्षर में स्वर्गीय परिवर्तन भी कर दिया जाता है। जैसे बालाई है, ये फारसी भाषा का शब्द है, तो इसको मलाई कर दिया गया है हिंदी में। ब के स्थान में उसी वर्ग का वर्ण म। हिंदी के उच्चारण और लेखन के अनुसार हिंदी भाषा में घुले मिले कुछ विदेशी शब्द आगे दिए जाते हैं। तो यहाँ पे दिए गए हैं, इनको याद किया जाता है। अब इनका तरीका क्या होता है याद करने का, फारसी शब्द हैं, तो इतना ज़्यादा दिया है तो याद कैसे होगा। तो इसको याद करने का कुछ ट्रिक बनाना पड़ता है। जैसे किसी से भी रिलेट कर लीजिए, कुछ भी ऐसा शब्द पकड़िए उसमें और उसे रिलेट करते चले जाइए पूरे लास्ट तक, तभी याद होगा। जैसे अफसोस है, ये फारसी भाषा का शब्द है। आबादार, आबरू, आतिशबाजी है। देखिए आतिशबाजी कैसे कैसे याद किया जाए। मान लीजिए आतिशबाजी कब होगी, जब आमदनी होगी तभी आतिशबाजी होगी, तभी आराम होगा। जब आमदनी होगी तभी आराम होगी ना। ये अदा भी है, जब आमदनी रहेगी तभी अदा दिखाई जाएगी। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पूरा ट्रिक हो जाएगा। तो आवारा, तो आतिशबाजी जो करते हैं मान लीजिए वो आवारा है। आफत है, आतिशबाजी आफत है। तो मतलब एक शब्द पकड़िए किसी लाइन में, देखिए यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 9 दिया है, इसमें एक में 9 दिया है। कोई एक शब्द इसमें पकड़िए और सबसे रिलेट कर लीजिए पूरा से, और उसके बाद याद कर लीजिए, हो जाएगा। अब देखिए आवाज़ है, आईना है, उम्मीद है। ये कद है, कबूतर, कमीना, कुश्ती, कुश्ता। तो ऐसे 4 4 करके भी याद हो सकता है कि कबूतर, कमीना, कुश्ती, कुश्ता ऐसे। किशमिश है, तो आमदनी रहेगी तभी तो किशमिश खरीदेंगे। कमरबंद है, किनारा, कूचा, खाल, खुद। देखिए यहाँ पे तीनों है, खामोश, खरगोश, खुश। तो ये तीनों याद हो सकता है कि खामोश, खरगोश, खुश। खुराक, खूब। गर्द, गज, गुम। गल्ला, गोला, गवाह, गिरफ्तार। तो गवाह गिरफ्तार को ध्यान दीजिएगा कि ये फारसी में है। अब देखिए गरम है, गिरा है, गुलबंद है, गुलाब है। तो अच्छे अच्छे शब्द जो है ना, ये फारसी में ही है। जैसे खूब हो गया, गुलाब हो गया। तो अच्छे अच्छे शब्द जो कहने में अच्छे लगते हैं वो सब फारसी में ज़्यादा हैं। और अरबी के जो शब्द हैं वो ज़्यादातर उतने अच्छे नहीं हैं कहने में। जैसे देखिए गुल है, गोश्त है, चाबुक है, चादर, चिराग, चश्मा, चरखा। तो गांधी जी वाला चश्मा जो है और चरखा दोनों किस में आ रहा है, फारसी में आ रहा है। चूँकि अब चेहरा देखिए, चेहरा से रिलेट कर सकते हैं, खूब है, ठीक, गुलाब की तरह है। तो अपना मतलब तरीका होता है सबका पढ़ने का। अगर कोई भी रिलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, फारसी से हो सकता है। चाशनी है, जंग है, जहर है, जीन, जोर, जबर, जिंदगी, जादू, जागीर, जान, जुर्माना, जिगर। और ये जोश है, तरकस। देखिए यहाँ से पूछा है, तरकस हो गया और तीर, ये दोनों, तीर और तरकस दोनों फारसी के शब्द हैं। तमाशा, तेज। ताक है, तबाह है, तनख्वाह। देखिए तनख्वाह और आमदनी दोनों किस में है, फारसी में है। कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे जो अरबी फारसी दोनों में होंगे, तो वो बहुत कम होंगे। देखिए ये ताज़ा है, और दीवार है, देहात है, दस्तूर, दुकान, दरबार, दंगल, दिलेर। और दिल है, देखिए इसी में दिल है, फारसी में ही दिल है। दवा इसी में है, नामर्द, नाव, नापसंद, पलंग, पैदावार। पलक इसी में है, पुल भी है इसी में। तो फारसी के शब्दों को पकड़ना है कि किस टाइप के रह रहे हैं। और पारा है, क्योंकि इतना ज़्यादा याद करने के लिए कुछ तो ट्रिक बनाना ही पड़ेगा। पेशा है, पैमाना है, बेवा, बहरा, बेहुदा, बीमार, बेरहम, मादा, मासा, मलाई, मुर्दा, मजा। देखिए मजा, मजा जो है फारसी में ही है। मलीदा, मुफ्त, मुफ्त फारसी में ही मिल रहा है। मोर्चा, मीना, मुर्गा, मरहम, याद, यार, सब इसी में है। याद, यार सब फारसी में है। रंग, रोगन, राह, लश्कर, ये चारों एक साथ। लगाम, लेकिन, वरना,
वापिस, शादी देखिए इसी में है, शोर, सितारा और सितार, सितारा और सितार दोनों फारसी में है। सरासर, शुर्क, सरदार, देखिए यहाँ पे शुर्क, सरदार, सरकार एक ही साथ याद कर लीजिए, कुछ तो पकड़ में आएगा। सूद हो गया, सौदागर हो गया, हफ्ता, हजार इत्यादि। तो ये सब फारसी के हैं सब, ज़्यादा इसमें दिया नहीं है, जितना दिया है उसमें से ही पकड़ में आ जाएगा। ज़्यादा पढ़ने से कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो दिया है वही बहुत है। तो इसमें आप लोग याद कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक एक शब्द पकड़िए, चाहे किसी से भी रिलेट करिए और सबका उसी में जोड़ दीजिए, सबको उसी के साथ जोड़ दीजिए। कुछ कुछ शब्दों को मान लीजिए 10-12 शब्द बना लीजिए उसमें, और उसी को सब शब्दों से जोड़ दीजिए, तब याद होगा। अब देखिए अरबी भाषा के शब्द हैं, अरबी, तो ये अदा है, अरबी भाषा का शब्द है। अजब, अमीर है, तो अमीर जो होते हैं क्या होते हैं, अजीब होते हैं। तो अजीब और अजायब एक ही तरह से है। अदावत है, ठीक। अक्ल है, तो अक्ल रहेगी तभी तो अमीर होंगे। असर, अहमक, अल्लाह, आसार, आखिर, आदमी। तो देखिए आदमी जो है ये और औरत, ये अरबी भाषा के शब्द हैं। आदमी, औरत और औलाद, ये तीनों अरबी भाषा के शब्द हैं। आदत है, इनाम है, इजलास, इज्जत, ये अरबी भाषा का शब्द है। इमारत हो गया, इस्तीफ़ा हो गया, ये अरबी भाषा का शब्द है। इलाज, ईमान, तो ईमान देखिए इनाम और ईमान दोनों किस भाषा के शब्द हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं। उम्र है, एहसान है, औसत, तो देखिए औसत भी है और औरत भी है, दोनों अरबी भाषा के शब्द हैं। औलाद तो हम लोग देखे ही हैं, कसूर, कदम, कब्र, कसर, कमाल, कर्ज, किस्त है, किस्मत है, किस्मत है, किस्मत होगी तभी अमीर होंगे। ऐसे बना सकते हैं ट्रिक कोई भी। किस्सा है, किला, कसम, कीमत, कसरत, कुर्सी और किताब, ये किताब महत्वपूर्ण है, ये ध्यान देना कि अरबी भाषा का शब्द है किताब। कायदा, कातिल, खबर, खत्म, खत, खिदमत, खराब, देखिए खराब अरबी है, अरबी क्या है, खराब है। ख्याल, गरीब, तो गैर, जाहिल, देखिए इसमें शब्द ऐसे आएंगे जो मतलब ठीक नहीं रहेंगे, वो अरबी में ज़्यादातर ऐसे शब्द मिल जाएंगे आपको, और फारसी में मिलेंगे लेकिन थोड़े कम मिलेंगे। तो जाहिल है, जिस्म है, जलसा है, जनाब, जवाब, जहाज, जालिम, देखिए जालिम अरबी में ही है। जिक्र, जिहन, तमाम, तकाजा, तकाजा होता है ना, मतलब झगड़ा उगड़ा करना, ये सब अरबी में ही आता है तकाजा। तकदीर है, तारीख, देखिए तारीख अरबी का शब्द है। तकिया, तमाशा अरबी में ही होता है। अरबी क्या है, थोड़ा ये इसमें ख़राब है, मान लीजिए अरबी, तो इसमें तमाशा इसी में होगा। तरफ है, तय, तादाद, तरक्की, तजुर्बा, दाखिल, दिमाग, दवा, दावा, दावत, दफ्तर, दगा, देखिए दगा इसी में है। दुआ, दफ़ा, दल्लाल, दुकान, तो दुकान दोनों मिल जाएगा, तो दोनों में जो मिल रहा है उसको नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वो पूछेगा नहीं। देखिए दिक्क है, दुनिया है, दौलत, दौलत अरबी भाषा का शब्द है। दान, दीन, नतीजा, नशा, नाल, नकद, नकल, नकद और नकल दोनों अरबी में है। नहर भी अरबी का शब्द है। फ़कीर, फ़ायदा, फैसला, बाज, तो बहस, ये अरबी भाषा का शब्द है। बाकी मुहावरा, देखिए ये महत्वपूर्ण है, मुहावरा किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। मदद, मुदई, मर्जी, माल, मिसाल, मजबूर, मुंसिफ और मालूम, मामूली, तो यही सब शब्द हैं अरबी के। 3-4 बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। मुकदमा, देखिए ज़्यादातर इस्तीफ़ा, मुकदमा, ये सब किससे रहता है, अरबी में ज़्यादातर ये शब्द रहते हैं। और मुल्क हो गया, ये अरबी भाषा का शब्द है। मल्लाह अरबी भाषा का शब्द। मवाद, मौसम, मौका, मौलवी, मौलवी देखिए मुसाफिर है, अरबी भाषा का शब्द है। मशहूर, मजबून, मतलब, मानी, मात, यतीम, राय, लिहाज, लफ्ज़, लहजा, लिफाफा, लियाकत, लायक, वारिस, वहम, वकील, तो देखिए वकील हो गया, मुकदमा हो गया और इस्तीफ़ा हो गया, ये सब इसी में है। शराब हो गया, हिम्मत हो गया, हैजा हो गया, हिसाब हो गया। और हरामी अरबी भाषा का शब्द है। हरामी हो गया, खराब हो गया, जालिम हो गया, दगा, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। कोई भी आप लोग ट्रिक बना के याद करें तो याद हो जाएगा आराम से। अब देखिए हद है, हज्जाम, हक, हुक्म, और हाजिर है, हाल है, हाशिया, हाकिम, हमला, तो अरबी खराब है तो उसमें हमला भी होगा, हवालात में जाना पड़ेगा, हौसला इत्यादि। तो कुछ भी ट्रिक बनाइए, बस याद हो जाना चाहिए।
अरबी भाषा के शब्द हो गए, फारसी के हो गए। अब हम लोग देखेंगे तुर्की के। तो तुर्की के कम हैं शब्द। तुर्की के शब्द क्या हैं? कम हैं। आगा हो गया, आका हो गया, उज़्बक, उर्दू, कालीन, काबू, कज़ाक, कैंची। इसका भी ट्रिक होता है। कुली, कुर्की, चिक, चेचक, चमचा, चुगल, चकमक। ऐसे एक ही साथ याद हो जाएगा। देखिए, चिक, चेचक, चमचा, चुगल, चकमक, जाजिम, तमगा, तोप, तलाश, बेगम, बहादुर, मुगल, लफंगा, लाश, सौगात, सुराग इत्यादि। तो इसका भी ट्रिक बन जाएगा। देखिए, अपने से बनाइए इसमें कि बहादुर कौन है? बहादुर कौन है? कुली है। ठीक है, अब देखिए, बहादुर कुली है। और तलाश है मान लीजिए, और कुछ भी इसमें बना सकते हैं। ठीक है, इसमें उज़्बक, उग्र, उज़्बक है, और उर्दू है, कालीन है। इसमें अपना ट्रिक बना सकते हैं हम लोग, इसलिए कि इसमें ज़्यादा शब्द है नहीं। लफंगा बस ध्यान देना है कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। और तलाश, कैंची, कुली, ये सब ध्यान देना है। इसमें ज़्यादा नहीं है, ये आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हैं इसको। अब देखिए, अंग्रेजी शब्द हैं। तो अंग्रेजी तो सबसे आसान है हम लोगों के लिए विदेशज में। तो कौन कौन है? देखिए, ऑफिसर है, तो ये अंग्रेजी में ऐसे लिखा जाता है। इसका तद्भव अफसर है। इंजन, इंग्लिश में इंजन लिखा जाता है ना, वही इंजन इसको इंजन अंग्रेजी में कहा जाता है, लेकिन हिंदी में इसको इंजन कहा जाता है। डॉक्टर है। और देखिए, लैंटर्न है। तो लालटेन जो है, इसको हिंदी में लालटेन कहा जाता है, और इंग्लिश में लैंटर्न। तो इंग्लिश का ही शब्द है ये। सिलेट है ये सिलेट हो गया हिंदी में। हॉस्पिटल है देखिए, और हिंदी में अस्पताल हो गया, तो इंग्लिश का शब्द है। अब देखिए, थिएटर है, तो इसको थिएटर भी कह दिया गया है, और थिएटर भी कह दिया गया है। थिएटर तो हमको नहीं पता था, कि आज पता चला कि इसको थिएटर भी कहा जाता है, थिएटर को। तो ये थिएटर ध्यान देना है। देखिए, टर्पेंटाइन है, तो इसको तारपीन कहा जाता है। माइल है, तो इसको मील कह दिया गया है। बाटल है, तो इसको बोतल कह दिया गया है। कैप्टन को कप्तान कह दिया गया है, और टिकट को टिकस कह दिया गया है। तो टिकस तो उतना लोग नहीं कहते हैं, टिकट ही कहते हैं। तो अंग्रेजी के जो शब्द हैं, ये तो एकदम आसान है, पता चल जाएगा, इसको याद करने का ज़रूरत भी नहीं है। अब देखिए आगे, इनके अतिरिक्त हिंदी में अंग्रेजी के कुछ तत्सम शब्द ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं। इनके उच्चारण में प्राय कोई भेद नहीं रह गया है। जैसे अपील, तो ये अपील है, इंग्लिश में वैसे ही प्रयोग होगा, जैसे इंग्लिश में होता है वैसे हिंदी में ही होगा। आर्डर, इंच, इंटर, ईयरिंग, एजेंसी, कंपनी, कमीशन, कमिश्नर, कैंप, क्लास, क्वार्टर, क्रिकेट, काउंसिल, गार्ड, गजट, जेल, चेयरमैन, ट्यूशन, डायरी, डिप्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ड्राइवर, पेंसिल, फाउंटेन पेन, नंबर, नोटिस, नर्स, थर्मामीटर, दिसंबर, पार्टी, प्लेट, पार्सल, पेट्रोल, पाउडर, प्रेस, मीटिंग, कोट, होल्डर, कॉलर इत्यादि। तो ये सब ऐसे शब्द हैं इंग्लिश के, जो जैसे इंग्लिश में प्रयोग होते हैं वैसे ही हिंदी में भी प्रयोग हो रहे हैं। इनको बदला नहीं गया है। जाएंगे पेट्रोल भरवाने, तो यही ना कहेंगे कि पेट्रोल भर दीजिए इसमें, और थोड़े उसको कुछ कहेंगे। तो वही शब्द है। इंग्लिश के शब्द हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन अब हिंदी में मिल गया है, पता नहीं चलता है। जैसे क्रिकेट खेलने चलना है, तो लगता है क्रिकेट अब हिंदी का ही हो गया है, ऐसे हो गया है, लेकिन ध्यान देना है कि वो इंग्लिश का शब्द है। पुर्तगाली शब्द है, पुर्तगाली भी पूछता है, लेकिन ये बहुत कम है, और ये याद हो भी हो जाएंगे जल्दी से। अलकतरा है, तो ये पुर्तगाली में ऐसे लिखा जाता है, अलकट्रो ऐसे। और अन्नास है, आल्पीन है, ये ध्यान देना है कि कौन कौन है जो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। अलमारी है, और बाल्टी, किरानी, चाबी, फीता, तंबाकू, तो ये सब पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। और इसी तरह से दिया है और भी, इनको भी देख लिया जाए, क्योंकि पुर्तगाली भी पूछता है। आया, इस्पात, स्त्री, कमीज, कनस्टर, कमरा, काजू, क्रिस्तान, गमला ध्यान देना है, बहुत पूछता है। गोदाम भी पूछता है। गोभी, तौलिया, नीलाम, परात, पादरी, पिस्तौल, फरमा, बुताम, मस्तूल, डूबते मस्तूल है ना, उपन्यास नरेश मेहता का। और देखिए, मेज है, लबादा, साया, सागू आदि पुर्तगाली तत्सम के तद्भव रूप भी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो ये सब तो हो गए। अब देखिए यहाँ पे रचना, अब विदेशज शब्द हम लोग हो गए पूरा। इसमें ज़्यादा शब्द थे, इनको याद करना पड़ेगा। ऊपर जिन शब्दों की सूची दी गई है, उनसे यह स्पष्ट है कि हिंदी भाषा में विदेशी शब्दों की कमी नहीं है। ये शब्द हमारी भाषा में दूध पानी की तरह मिले हुए हैं। निसंदेह इनसे हमारी भाषा समृद्ध हुई है। तो ये ऐसे मिले हुए हैं कि फ़र्क करना मुश्किल है कि कौन किस भाषा का है, इसीलिए तो हम लोग को याद करना पड़ रहा है कि कौन किस भाषा का शब्द है। नहीं तो इतना पता चलता तो याद ही नहीं करना पड़ता। अब देखिए, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण, इसको भी ख़त्म कर दिया जाए कि अब अगले दिन देखा जाएगा।
शब्द रचना नहीं, ख़त्म कर दिया जाए, ज़्यादा है नहीं, इसी के लिए थोड़ा सा बस बचाना पड़ेगा। तो रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण। तो हम लोग व्युत्पत्ति के अनुसार देखे थे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषण 4 होते हैं। अब रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्दों का वर्गीकरण यहाँ पे दिया है, इसको भी देख लिया जाए। तो शब्दों अथवा वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना बनावट कहते हैं। कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है और शब्द के खंड को शब्दांश कहते हैं। जैसे राम में शब्द के 2 खंड हैं, रा और म। इन अलग अलग शब्दांशों को का कोई अर्थ नहीं है। जैसे राम है तो इसको रा और म लिखेंगे तो इसका कोई रा का अर्थ नहीं है, म का कोई अर्थ नहीं है। राम जब लिखा जाएगा तब इसका अर्थ है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनके दोनों खंड सार्थक होते हैं। जैसे विद्यालय है तो विद्याधन आलय, तो दोनों का अर्थ है। विद्या का मतलब विद्या होता है, ये आलय का मतलब कि घर हो गया। तो दोनों के अलग अलग अर्थ हैं। इस प्रकार बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार हैं। तो ये पूछता है कि बनावट के अनुसार या रचना के अनुसार शब्दों के कितने भेद होते हैं, तो 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो देखा जाए अब रूढ़ शब्दों को, इसमें से भी प्रश्न बनता है। रूढ़ शब्द देखा जाए तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे नाक, तो नाक लिखा गया है तो अब नाक जो है मूल शब्द है, उसका कोई टुकड़ा ही नहीं होगा। ना और क लिखेंगे तो ना का कोई अर्थ नहीं है और क का कोई अर्थ नहीं है जब तक नाक नहीं लिखेंगे। कान है तो का कोई अर्थ नहीं है, न का कोई अर्थ नहीं है, तो कान लिखेंगे तब उसका सार्थक अर्थ निकलेगा। तो ये सब रूढ़ शब्द है जिनका कोई उससे ज़्यादा टुकड़ा ही ना किया जा सके, मतलब टुकड़ा होगा लेकिन उसका अर्थ नहीं निकलेगा। पीला है, झट है, पर, यहाँ देखिए पर है, यहाँ प्रत्येक शब्द के खंड जैसे ना और का और न अर्थहीन है, तो इसलिए इसको रूढ़ कर दिया गया है। अब यौगिक शब्द है, इसको देखा जाए कि ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। तो रूढ़ तो हम लोग देखें कि उनके खंड करेंगे तो वो सार्थक नहीं होंगे, लेकिन यौगिक में ये होता है कि उनके खंड करेंगे तो वो सार्थक होंगे। देखिए 2 या 2 से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से यौगिक शब्द बनते हैं। जैसे आग बबूला, तो आग भी हम लोग समझ रहे हैं कि आग भी है, बबूला भी, ठीक। तो यहाँ समझ में आ रहा है कि दोनों सार्थक हो रहे हैं। पीलापन है तो पीला भी सार्थक हो रहा है, पन भी सार्थक हो रहा है, तो पीलापन क्या हो जाएगा, यौगिक शब्द हो जाएगा। दूध वाला, तो दूध भी समझ में आ रहा है, वाला भी समझ में आ रहा है, दूध वाला यौगिक हो जाएगा। छल छंद है तो यौगिक शब्द हो जाएगा। घुड़सवार है तो यौगिक शब्द हो जाएगा। ये सब यौगिक शब्द हो जाएंगे जो जिसके दोनों खंड सार्थक होंगे। यहाँ प्रत्येक शब्द के 2 खंड हैं और दोनों खंड सार्थक हैं। तो ये हम लोग देख लिए, रूढ़ देख लिए, यौगिक देख लिए, अब योग रूढ़ देख लिया जाए। इसी को बस समझना है थोड़ा सा। तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, मतलब यौगिक होंगे पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। मतलब योग रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिसको मान लीजिए बहुब्रीहि समास हम लोग जैसे पढ़ते हैं कि 2 शब्द मिलते हैं और तीसरा ही अर्थ निकलता है, वैसे एक सेम एकदम योग रूढ़ है, बहुब्रीहि समास होगा उसमें, बस इतना समझ लीजिए। मतलब यह कि यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब वे योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर है तो लंबा है उधर, चाहे लंब प्लस उधर, तो लंबा भी समझ आ रहा है, उधर भी समझ आ रहा है कि पेट के लिए कहा गया है। तो लंबोदर कहने से गणेश भगवान का बोध हो रहा है, मतलब लंबोदर से तीसरे ही अर्थ की इसमें व्युत्पत्ति हो रही है, तो योग रूढ़ हो जाएगा। पंकज कहने से पंख में जन्म लेने वाला, पंख से जन्मने वाला कीचड़ से, तो ये कमल के लिए हो रहा है, तो तीसरे अर्थ के लिए हो रहा है ना, तो योग रूढ़ हो जाएगा। चक्रपाणि है, चक्र है जिसके पाणी में हाथ में, ठीक, तो ये विष्णु के लिए कहा गया है, तो ये समझ में आ जाएगा कि तीसरा अर्थ निकलेगा तो योग रूढ़ हो जाएगा। जलज है इत्यादि। पंख प्लस ज का अर्थ है कीचड़ से या में उत्पन्न, पर इससे केवल कमल का अर्थ लिया जाएगा, तब पंकज योग रूढ़ है। इसी तरह अन्य शब्दों को भी समझना चाहिए। तो ये हम लोग का हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कल से शब्द रचना, जिसमें उपसर्ग प्रत्यय पढ़ा जाएगा, ठीक। तो इतना सब समझ में आया कि रचना के आधार पर कितने होते हैं, 3, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द हम लोग पढ़ रहे थे, और उसमें व्युत्पत्ति के आधार पे 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ठीक। तो अब मिलते हैं कल पढ़ा जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए।